यूपी लोकसभा के नतीजों ने बीजेपी को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को चौंका दिया है। इस बार यूपी में योगी और मोदी का मैजिक नहीं चला है। अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज लोकसभा की, तो यह सुरक्षित लोकसभा है। यहां पर इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर.के. चौधरी ने जीत हासिल की है, जबकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी प्रत्याशी कौशल किशोर जीते थे और 2019 में भी कौशल किशोर ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आर.के. चौधरी के सामने बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को भारी मतों से कहीं ना कहीं शिकस्त खानी पड़ी। इस वक्त अगर इस मोहनलालगंज लोकसभा के आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर 34% अनुसूचित जाति के वोटर हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं वो तमाम लोग हैं जो अनुसूचित जाति के हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर बीजेपी कहाँ पर फेल हुई, जिससे जो अनुसूचित जाति का वोट था, वोट बैंक था, उसे साधने में कहाँ पर फेल हुई, जिससे इस बार वहाँ पर 2024 में उसको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। सर, यहाँ के अगर लोकसभा की बात की जाए मोहनलालगंज की, तो 34% यहाँ पर अनुसूचित जाति का जो है वोटर है, लेकिन यहाँ पर इस बार एक बार फिर से साइकिल को जीत मिली है। किस तरह से आप देख पाए, किस तरह समाजवादी पार्टी को यहाँ पर विजय मिली है? बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका सर्वेक्षण लगातार लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में चल रहा है। देखिए, ये सीट जो है सुरक्षित सीट है। ये लोकसभा सीट जो है ये सुरक्षित सीट है और जाहिर सी बात है यहाँ के 34 से 35% के समथिंग जो यहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिसकी वजह से ये सुरक्षित हुई है। इससे पहले यहाँ पर जो है हमारे माननीय कौशल किशोर जी जो यहाँ से सांसद हुआ करते थे, 2 बार लगातार वो सांसद रहे। लेकिन समस्या सबसे बड़ी एक चीज़ की है। समस्या एक तरफ ये देख लीजिए कि इस बार जो चुनाव हुआ है, चुनाव इस बार पब्लिक ने लड़ा। एक तरफ सरकार लड़ रही थी तो दूसरी तरफ चुनाव पब्लिक लड़ रही थी। आर.के. चौधरी साहब को जो यहाँ का चुनाव जिताने का काम किया, तो सभी वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग और समर्थ समाज के लोग, यानी उनको चुनाव जिताने के लिए सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका परिणाम है कि जो है आर.के. चौधरी साहब करीब 70,000 वोटों से चुनाव जीते। लेकिन जो अनुसूचित जाति के लोग हैं इस बार बीजेपी की तरफ क्यों नहीं गए, इसका क्या बड़ा कारण रहा? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर हुआ, एक तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कई नेताओं ने बयान दिया कि हम जो है भारत का संविधान बदल देंगे, हमें 400 सीटें आप दीजिए, हम भारत का संविधान बदल देंगे। किसी ने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो आरक्षण और संविधान बचाने के लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग एवं पिछड़ी जाति के लोग, यानी SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग, ये जो लड़ाई हुई, ये संविधान बचाने के लिए लड़ाई हुई और संविधान को बचाने के लिए लोगों ने तन मन धन एक करके यहाँ पर आर.के. चौधरी साहब तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जो उनको चुनाव लड़ाने वाले लोग, ये पब्लिक चुनाव लड़ा रही थी। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण का ही मुद्दा रहा, जिससे जो SC वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ नहीं मूवमेंट। हाँ, नहीं, ये मुद्दा तो था। दूसरा मुद्दा है विकास। आप जहाँ पर खड़े हैं ये विकास खंड गोसाईगंज है। यहाँ के जो माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं इस कस्बे के, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहाँ के जो सांसद थे अभी 4 दिन पहले, 6 दिन पहले तक, वो भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र की सरकार यानी जो भारत सरकार वो भारतीय जनता पार्टी की। और ये ठीक सामने आपके गड्ढा है, आप देख लीजिए, अभी भी गड्ढा है, ठीक सामने गड्ढा है। उस गड्ढे को आज तक नहीं भर पाए 4 साल में। और हम लोग बराबर सोशल मीडिया पे लिखते रहे, अरे चुनाव आ गया था तब भी 4 टाली ईंटा इसमें डरवा के गड्ढा भरवा देते, हो सकता है लोगों के दिल में कुछ जगह बन जाती। तो ये पा रहे किस तरीके से कहीं ना कहीं संविधान आरक्षण के साथ साथ जो विकास की धीमी गति है वो यहाँ पर जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, उनके लिए भारी पड़ा। और भी लोग हैं। सर, अगर मोहनलालगंज की बात की जाए तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा एक वर्ग है, आरक्षित सीट है। लेकिन इस बार जो अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ क्यों नहीं गया? आखिर क्या ऐसे समीकरण बने?
नहीं, देखिए, अगर आप अनुसूचित वर्ग के वोट की बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं प्रतिशत हमारा बढ़ा है, हम सीटें जीत कर आए हैं। हाँ, ये जाहिर सी बात है कि मोहनलालगंज सीट हम हारे, लेकिन यदि अनुसूचित वर्ग के वोट की आप बात कर रहे हैं तो पूरे देश में लीजिए अनुसूचित हम वर्ग का वोट केवल मोहनलालगंज की सर बात कर रहे हैं। यहाँ पर 34% अनुसूचित जाति का वोट बैंक है। 34% का वोट बैंक होने के बाद सीट भी सुरक्षित है। फिर ऐसे क्या समीकरण बने कि बीजेपी की तरफ मूवमेंट नहीं हुआ? देखिए, 69,000 से आपने देखा कि हार हुई है। लीड कोई इतनी बड़ी संख्या में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अनुसूचित वर्ग का व्यक्ति जो है, अनुसूचित वर्ग का वोटर जो है वो बीजेपी से हटा नहीं है। प्रतिशत कम हुआ ये माना जाता है, लेकिन वोटर कहीं भी अनुसूचित वर्ग का भारतीय जनता पार्टी से नहीं हटा है। ये आपने साफ साफ देखा है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं जो लोग हैं उनका कहना है कहीं ना कहीं जो मतदाता थे वो हटे नहीं हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बने रहे, लेकिन जो उसका प्रतिशत है कहीं ना कहीं वो डाउन हुआ है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार जो यहाँ से केंद्रीय मंत्री को शिकस्त खानी पड़ी, जो वोट बैंक था, वो क्या स्थिति रही है जिससे बीजेपी की तरफ से है उसका रुझान कम हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा कि इनका बाबा साहब को जो बुलडोजर है बीजेपी का, ये किसी जात, केवल जात विशेष में चला है। और इसके अलावा तमाम प्रकार के मुद्दे रहे। देश में किसान आंदोलन चला, 700 किसान मरा। बात करिए मोहनलालगंज पे खास करके सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये रहा, आरक्षण का मुद्दा तो रहा ही रहा। और दूसरी बात ये रही कि ये 400 पार वाला जो नारा चल रहा था, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैदा किया। और सबसे ज़्यादा ये नाम बदलने वाला काम रहा कि लाखन पासिंग नाम बदल के ये बदल दिया जाए, इसका नाम बदल दिया है, ये बहुत बड़े मुद्दे रहे। ये जनता में बहुत ख़राब मैसेज गया कि एक तानाशाह रवैया अपना करके इस तरीके से होता कहीं। ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। आप देख पा रहे हैं लोगों का कहना है जिस तरीके से लगातार जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की रही हो या फिर प्रदेश की, जो तमाम जो स्थल हैं उनका नाम परिवर्तित कर रहे, तो उसको लेकर के भी लोगों में कहीं ना कहीं रोष की भावना देखने को मिला। और भी लोग, उनसे भी जानने की कोशिश। मैडम, जो यहाँ की मोहनलालगंज की बात की जाए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों जो प्रत्याशी थे 80 समाज से थे, चूँकि आरक्षित सीट है, लेकिन जो मतदाता है उसकी क्या स्थिति रही? जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक था उसकी क्या स्थिति देखने को मिली? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानने वाली पार्टी है, जिसका कारण है मोहनलालगंज में जो है जनता में आक्रोश था कि जो संविधान ख़त्म करेंगे, लोकतंत्र ख़त्म करेंगे, हम उनको ख़त्म करेंगे। और दूसरा मुद्दा ये था विकास। यहाँ के सांसद रहे, मंत्री रहे हैं, और यहाँ पे जब भाजपा के सारे चेयरमैन हैं और ब्लॉक प्रमुख हैं, यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कारण ये रहा। तो क्या लग रहा था कि अगर 400 पार हो जाता तो संविधान और आरक्षण खत्म कर दिया जाता? इतनी जल्दी आसान तो नहीं था, लेकिन कोशिश करते ये ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल, आपका साफ तौर पर कहना है कि अगर एक बार से फिर से बीजेपी को बहुमत मिलती तो संविधान और आरक्षण खतरे में हो जाता। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में, वो अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनमें एक आक्रोश की भावना देखने को मिली। और भी लोग हैं। सर, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर बीजेपी 400 पार हो जाती तो संविधान और आरक्षण खत्म कर दिया जाता। क्या यही कारण रहा है कि मोहनलालगंज लोकसभा पर एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है? जी बिल्कुल, इस चुनाव में जो निगेटिविटी फैलाई गई, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान में बदलाव होगा, जबकि ऐसा कहीं नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं। ना मोदी जी ने कमिटमेंट दिया, ना योगी। कुछ लोग हैं छोटे तबके थे, वो बोल दिए, उसका गलत मैसेज गया है। और रही बात, जैसे यहाँ पे आप बता रहे हैं कि अनुसूचित जात का, और मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 75% SC पोलिंग जीते हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि अनुसूचित जात के लोग जो है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। 34% मतदाता हैं अनुसूचित जाति के। तो अगर बात की जाए बीजेपी की, तो निर्णायक भूमिका में भी वही लोग हैं, तो किस तरफ गए वो लोग? देखिए, बता तो रहे हैं कि देखिए चुनाव है, हार जीत होती रहती है, वो अलग का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि 69,000 या 70,000 की जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। ये लोकसभा का चुनाव है, ना कि विधानसभा का चुनाव है, समझ रहे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं। लौट के पुनः हम प्रयास करेंगे। और शिकस्त तो खानी पड़ी ना इस बार? शिकस्त हमने खाई, तो शिकस्त और भी पूरे प्रदेश में विपक्ष ने भी तो खाई है भाई। हम पूर्ण बहुमत के साथ NDA सरकार में आए हैं, तो ये भी याद रखना चाहिए। अगर एक मोहनलालगंज की सीट को आप लेकर बता रहे हैं कि शिकस्त खाई है, तो पूरे देश में उन्होंने भी शिकस्त खाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों का कहना है कि भले ही मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर बीजेपी ने शिकस्त खाई हो, लेकिन देश में NDA की पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सरकार बन रही। और भी लोग यहाँ पर हैं।
सर क्या लग रहा है मोहनलालगंज में क्या स्थिति रही? जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक था वो किधर गया, बीजेपी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ? देखो, अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग अब बहुत जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने देखा कि मोदी जी 10 साल का टाइम मांगे थे, 10 साल उनका कार्यकाल पूरा हुआ और उनको सबसे पहली चीज़ विकास नहीं दिखा, बेरोज़गारी, महंगाई, इस पे कंट्रोल नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो मोदी जी की जो एक तरफा जैसे विपक्ष की आवाज़ को दबाने की बात कर रहे थे, संसद में वो इस तरह से अपनी बातें दबाव, कोई अगर अपोज कर रहा तो उसके खिलाफ जो भी क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है लागू करके उसे जेल में डालने की जो इनकी वो चल रही थी। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक संविधान दिया है और चूँकि देश संविधान से ही चलता है और उनकी ये मंशा थी, उनके लोग बोल रहे थे इस बार आप 400 पार हमें कराइए, 400 सीटें हम अगर जीतते हैं तो बाबा साहब का संविधान हम लोग हटा देंगे यहाँ से। और तो ये क्या इसी डर से एससी अनुसूचित जाति का जो मतदाता था वो बीजेपी की तरफ नहीं गया? क्योंकि देखिए एससी एसटी का बहुत बड़ा हथियार, क्योंकि संपन्न लोग तो हर तरह संपन्न होते हैं, एससी एसटी के पास क्या है, उसका हथियार बाबा साहब के दिया हुआ देखा है आपने, एससी एसटी उत्पीड़न। जो एससी एसटी का जो उन्हें हथियार मिला है, अगर बाबा साहब के जो संविधान अगर हटा देते या उसमें संशोधन करने लगे, आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 की बात है, एक बार एससी एसटी को ये लोग हटा रहे थे तो पूरे देश में इतनी बड़ी क्रांति आई थी कि वो एससी एसटी जो एक्ट है इसको पुनर्विचार किए और उसे यथावत उन्होंने रखा। क्या कारण मानते, फाइनली क्या कारण मानते कि क्या कारण ऐसा रहा होगा कि जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक जो है मोहनलालगंज में खास तौर पर बीजेपी की तरफ नहीं मूवमेंट किया? सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ की देखिए, जो प्रत्याशी थे कौशल किशोर जी, कहीं आप भी पूछिए किसी आम आदमी भी, यहाँ हम लोग मान लीजिए आप बात कर रहे हैं अभी किसी गुमटी वाले से, किसी ठेलिया वाले से, किसी भी आने जाने वाले छोटे बड़े किसी भी आदमी से आप पूछिए तो यही कहेगा कि जो है कौशल किशोर जी पब्लिक टच में नहीं थे। जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में होना चाहिए और उनकी सबसे पहली ये कमी थी कि चिन्हित लोगों के अलावा वो किसी से मिलते नहीं थे और उन्हीं के सहारे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी चला रहे थे। आप देख पा रहे हैं लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कहने के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, संवाद की कमी थी, संवाद की कमी के कारण ही कहीं ना कहीं उन्हें एक बार यहाँ पर शिकस्त खानी पड़ी। और भी लोग हैं सर, लोग बता रहे हैं कि संवाद की कमी थी बीजेपी प्रत्याशी में, क्या लग रहा है संवाद की कमी भारी पड़ गई इस बार? नहीं, अगर ऐसा लगता है कि उनके संवाद में जो प्रॉब्लम थी वो कभी किसी से मिलते नहीं थे। अगर उनको चाहिए था कि पब्लिक के बीच जाएं, वार्तालाप करें, लोगों के बीच रहें और अच्छे से अगर देखा जाए तो पब्लिक के बीच में रहना एक संवाद दर्शाता है। प्रत्याशी के भी अगर देखा जाए अनुकूल रहना जनता को उसको दर्शाता है कि अगर पब्लिक के बीच में नहीं रहेगा तो प्रत्याशी की गणना उसको साथ नहीं रहेगी। तो मानते कि नहीं मानते आप संवाद की कमी? हाँ, ये तो है। बिल्कुल लोग हैं संवाद की कमी मान रहे हैं, नहीं देंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, मोहनलालगंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक है वो 34% है, लेकिन इस बार आपको क्या देखने को मिला कि जो अनुसूचित जाति का वोट बैंक है वो सपा की तरफ गया या बीजेपी की तरफ ज़्यादा गया है? नहीं, इसमें ऐसा है ना कि जो अभी तक वर्तमान के जो प्रत्याशी थे सांसद जी माननीय, वो इधर 10 सालों में लोकल में अन्य लोगों से मेल जोल नहीं था, ना होने के कारण कुछ प्रमुख लोगों से उनका मेल जोल था, तो इससे जनता वोट देती है ना। प्रमुख तो एक आदमी एक ही वोट देता है, तो जनता ने जनसंपर्क में आर.के. चौधरी के ज़्यादा रहा, इसलिए आर.के. चौधरी को वोट ज़्यादा किया इस बार। ऐसा क्या लग रहा है कि भाई इस बार जो सपा को यहाँ से फिर से एक बार जो है जीत मिल गई? ऐसा देखो, प्रत्याशी मेन तो प्रत्याशी होता है। जो आर.के. चौधरी साहब हैं वो जन जन तक, गरीबों तक वो जाते थे कि एक मड़ैया तक जाते थे, और उनका जो कौशल किशोर जी थे, मंत्री थे, उनका व्यक्तिगत जाना होता था कि जो है जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि भाई मंत्री लेवल जो जनता तक नहीं पहुंच पाते थे, वही आज रवैया हो गया। दूसरी बात ये आरक्षण को लेकर, और इसकी वजह से उनकी हार हुई। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं लगातार लोगों का यहाँ मानना है कि आरक्षण और संविधान को लेकर के लोगों के अंदर जो एक बड़ा सवाल उठा कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी तो आरक्षण और संविधान को खतरे में डाल देगी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था और लोगों ने बदलाव किया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मैसेज था वो लोगों तक पहुंचा कि बीजेपी बहुमत से आएगी तो संविधान और आरक्षण को खतरे में डालेगी, इसलिए वोट बैंक जो है सपा की तरफ ट्रांसफर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल यही एक मेन मुद्दा था। और जिस तरह इनके सांसद, इनके मंत्री बोलते थे कि 400 पार की सीटें चाहिए तो उसके बाद इस संविधान में कुछ हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। जनता उत्तर प्रदेश की, भारत की बहुत जागरूक हो गई है, जानकार हो गई है
कि हमारा रिजर्वेशन है, हमारा जो हमारी नौकरी चाकरी, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा। तो यही परिवर्तन है, पूरा परिवर्तन यही है। और अब बिल्कुल आप देख पा रहे हो तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोग थे जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।